नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट सुनील श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके लिए ये वीडियो लेके मौजूद हूँ दी लॉ केयर फ्री इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने एक वीडियो इसके पहले भी किया है, और उस वीडियो में अगर हम देखें तो हमने उसमें कुछ बेसिक्स से स्टार्ट किया था, कुछ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से स्टार्ट किया था और इसको हमने कवर किया था, जिसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखी थी। और साथ ही साथ हमने इसके साथ में हमने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट देखा था सुप्रीम कोर्ट का, गोडियार इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक एंड लिविंग थिंग। और इसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को बहुत विस्तार से हमने डिस्कस किया था और देखा था। साथ ही साथ हमने जो मेन कुछ सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के इंपोर्ट किए थे, अडॉप्ट किए थे, उसको उस पर भी हमने चर्चा की थी, उसको भी हमने विस्तार से देखा था। और कुछ पोर्शन हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का एक इंट्रो हमने लिया था। और ये इस लेक्चर सीरीज का कॉन्स्टिट्यूशन द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का ये सेकंड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और हमारी टीम ने एक वेल रिसर्च कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, और ये फुल लेंथ वीडियो लेक्चर सीरीज है जिसमें आपको सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक वीडियोस आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। और ये वीडियोस आपके एकेडमिक पर्पस के लिए, साथ ही साथ रिसर्च पर्पस के लिए, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये बेनिफिशियल वीडियोस हैं। तो इन वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये वीडियोस, इन वीडियोस में कौन से इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कौन से चेंजेस की ज़रूरत है, और कौन सी नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है, ये आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर अवगत कराते रहें। और साथ ही साथ हम जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जिस तरीके के भी आपके रिव्यूज होंगे, उनके बेसिस पे हम और भी अपडेटेड और अपग्रेडेड वीडियोस लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज का ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस सीरीज का। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे उन पे कुछ चर्चा की थी। उन्हीं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे हम इस वीडियो में भी और चर्चा करेंगे। और अगर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो हमने, जैसा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारी ये ओपिनियन है कि आपको वीडियो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखने चाहिए। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पोर्शंस को कवर कर पाएंगे। और हमारा ये प्रयास है, हमारी ये उम्मीद है कि हम आपको फुल लेंथ कंटेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी हम आपको कराएंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जर्नी हम आपको कराएंगे। और इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रयास के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा, तो हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो फाउंडेशन था, जो बेस था, वो कहाँ से आया, कहाँ से ये आइडिया आया ब्रिटिशर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, या कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पे इस एक्ट को बनाने की मंशा उनके दिमाग में आई। तो अब इसके लिए हमें 1935 से थोड़ा पीछे जाना होगा। 1930 के हम पीरियड में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट जो गांधी जी ने उस टाइम पे लाया था, जिस मूवमेंट को आप साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। साल्ट सत्याग्रह के नाम से आप जानते हैं। इसके अलावा आप इसको डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये 1930 में ये साल्ट सत्याग्रह या डांडी सत्याग्रह हुआ था, जो कि एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे अगर हम चर्चा करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो गांधीयन फिलोसफी के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक पर्पस है या एक मीनिंग है, वो ये है कि हमें किसी भी वायलेंस के बिना, हमें किसी भी फिजिकल इंटरेक्शन के बिना, हमें लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट करते हुए हमें अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है।
एक नॉन वायलेंस तरीके से हमें अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 60 सत्याग्रह था, दांडी सत्याग्रह था, ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च के रूप में शुरू किया था। ये साबरमती डिस्ट्रिक्ट था गुजरात का, साबरमती डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से 200 मील की ये यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। और इस 200 मील की यात्रा में तमाम जन सैलाब उनके साथ जुड़ता गया, तमाम लोग उनके साथ आते गए। और इस यात्रा का मकसद था दांडी रिवर पे जाकर साल्ट लॉज जो थे, ब्रिटिशर्स के बनाए हुए साल्ट लॉज जो थे, नमक से जुड़े हुए जो कानून थे, उनका वायलेशन करके अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज कराना। और अगर हम देखें तो ये यात्रा जो थी ये 6 अप्रैल, अगर हम सबसे पहले अगर हम देखें तो ये यात्रा सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू हुई थी। ये दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, और ये दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा पूरी हुई थी। और इस यात्रा के दौरान कौन कौन से ऐसे कानून थे, क्योंकि हम लॉ के वीडियोस कवर कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे कानून थे जिनका वायलेशन किया गया था, किन किन एरिया के वो कानून थे जिनका वायलेशन किया गया था। तो हम अगर देखें तो एक अपील के फॉर्म में जो टैक्स लॉज थे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए, उनका वायलेशन किया गया था। लैंड लॉज जो थे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए, उनका वायलेशन किया गया था। फॉरेस्ट लॉज जो थे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए, फॉरेस्ट लॉज जो थे उनका वायलेशन किया गया था। और साल्ट लॉज का वायलेशन तो किया ही गया था, साल्ट लॉज का वायलेशन किया गया था। तो ये कुछ ऐसे लॉज थे, टैक्स लॉज थे, लैंड लॉज थे, फॉरेस्ट लॉज थे और साल्ट लॉज थे, जिनका वायलेशन करके एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया था दांडी मार्च के दौरान। तो इस दांडी मार्च पे, इस सिविल डिसोबीडियंस पे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी, जिसमें इंडियन लीडर्स को भी इनवाइट किया गया था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन लीडर्स या फिर कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव उसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से मना कर दिया था। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। और लेकिन बाद में 1931 में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 2 इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। एक थे टीवी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, एक थे टीवी सप्रू और दूसरे थे एम.आर. जैकर। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थी, टीवी सप्रू और एम.आर. जैकर, इन दोनों ने गांधी जी से मुलाकात की। साबरमती आश्रम में गांधी जी से इन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में इन्होंने कहा कि आपको डिस्कोर्स के रास्ते, आपको डिबेट एंड डिस्कोर्स के रास्ते, आपको एक कम्युनिकेशन के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। और आपको जो उस समय के वाइसरॉय थे एल्विन, तो इन्होंने ये पेशकश रखी गांधी जी के सामने, या ये दरख्वास्त की गांधी जी से कि आपको वाइसरॉय एल्विन से मिलना चाहिए। आपने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, लेकिन आपको डिस्कोर्स के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए और आपको वाइसरॉय एल्विन से मुलाकात करनी चाहिए, उनके साथ आपको एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो इनके जो व्यूज थे एम.आर. जैकर के और टीवी सप्रू जी के, इनके बातों को ध्यान में रखते हुए 1931 में महात्मा गांधी 1931 में एल्विन से मिलते हैं। और एल्विन से जब वो 1931 में एल्विन से मुलाकात करते हैं तो वहां पे एक पैक्ट साइन होता है गांधी जी और एल्विन के बीच में,
जिसको हम हिस्ट्री में गांधी एर्विन पैक्ट 1931 के नाम से जानते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैक्ट जो कि एक इम्पोर्टेंट संधि थी, एक इम्पोर्टेंट करार था। ये गांधी एर्विन पैक्ट 1931 वहां पे गांधी जी और वायसरॉय एर्विन के बीच में साइन होता है। तो इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस रखी जाती हैं और जिसे गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं, उसमें दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस में पहला था इम्पोर्टेंट कंडीशन की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो रोकेंगे, सस्पेंड करेंगे, जो 60 सत्याग्रह के समय से शुरू हुआ है और जो कंटिन्यू है, उसको उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इनको रोकना है। और दूसरा ये करार हुआ था कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी 1931 में ही वो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, और इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी अटेंड करेंगे। तो इन दोनों ही मैटर्स पे, इन दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से ये पैक्ट साइन होता है। लेकिन इस पैक्ट में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम एक और इम्पोर्टेंट इवेंट को अगर हम देखते हैं, तो इसी दौरान भगत सिंह जी को डेथ सेंटेंस दी गई थी और डेथ सेंटेंस उन्हें सुना दी गई थी, और उस डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का भी टाइम आ रहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने इस पैक्ट को क्रिटिसाइज किया था। गांधी एर्विन पैक्ट 1931 को जवाहरलाल नेहरू ने क्रिटिसाइज किया था, और इसीलिए क्रिटिसाइज किया था, इसी ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया था कि गांधी जी ने डेथ सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए भगत सिंह जी के और राजगुरु सुखदेव और जो भी हमारे लीडर्स जो उस समय जिनको भी डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए डेट दे दी गई थी, उनके एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए गांधी जी ने इस गांधी एर्विन पैक्ट को साइन करने से पहले कोई भी डिमांड नहीं की। और इसको लेके जवाहरलाल नेहरू ने इस पैक्ट को क्रिटिसाइज किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था गांधी एर्विन पैक्ट का। और इसके बाद गांधी जी 1931 में फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था, 1930 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके बाद गांधी एर्विन पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर ये डिमांड रखी गई वायसरॉय एर्विन की तरफ से कि आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। तो गांधी जी ने उस पर अपना कंसेंट दिया और 1931 में वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड गए। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1931 में हुई थी, और जब वो 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो वहां पे कोई भी सलूशन उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से नहीं निकल पाया। और उसका एक सबसे बड़ा जो मेन कारण रहा उस सलूशन के ना निकलने का, वो मेन कारण उस समय सबसे बड़ा रहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो आपस की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो आपस के विवाद थे मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के, इसकी वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। और इसके बाद गांधी जी इसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे उस टाइम पे मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड लाया। कम्युनल अवार्ड मींस कि एक सांप्रदायिक डिसीजन, एक सांप्रदायिक अवार्ड मींस डिसीजन, एक तरीके का ऑर्डर, एक तरीके का डिसीजन लेके आए जो कि कम्युनल नेचर का था। तो ये कम्युनल अवार्ड क्या था, इसको हम अभी देखेंगे। तो ये कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया, ये कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मैकडोनाल्ड ने। तो उस दौरान पे गांधी जी इंग्लैंड में ही थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान की ही ये बात है। और जब ये कम्युनल अवार्ड उन्होंने डिक्लेयर किया तो इस कम्युनल अवार्ड के अंदर उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल हिंदूज हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है, हम उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेकर आएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट
सिस्टम। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने ये अनाउंसमेंट किया कम्युनल अवार्ड के फॉर्म में कि हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेकर आएंगे अनटचेबल्स के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जो हिंदू डिप्रेस्ड क्लास है। तो एक तरीके से जो पहला डिवाइड एंड रूल का जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया अपने आइडिया का, वो इसी जगह पे किया, इसी दौरान किया कि वो हिंदूज के बीच में भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर दी अनटचेबल और डिप्रेस्ड क्लास लागू करना चाहते थे। और इस तरीके से वो एक डिवीजन करना चाहते थे, एक जो हिंदू रिलीजन था जो इंडिया में जो हिंदूज थे उनके बीच में एक डिवीजन करना चाहते थे, एक फूट डालना चाहते थे। तो इस दौरान पे गांधी जी ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का विरोध किया। महात्मा गांधी ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का विरोध किया और वो इंग्लैंड से वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद जो गांधी एग्रीमेंट पैक्ट 1931 के अंदर जो एक संधि एक करार हुआ था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के विरोध में, इसके अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऐलान कर दिया। तो इस दौरान से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऐलान किया, साथ ही साथ फास्टिंग अप टू डेथ आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। और इस दौरान बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। और इसी दौरान कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस दौरान ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया। तो जब कांग्रेस को बैन कर दिया और एक बहुत ही बड़ा जनसैलाब गांधी जी के समर्थन में उस समय पे गांधी जी के समर्थन में आ खड़ा हुआ, तो इस दौरान पे फिर जब कुछ हमारे जो बैकवर्ड लीडर्स थे, जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और जो कुछ अदर हमारे जो बैकवर्ड लीडर्स थे, उन्होंने भी इस दौरान गांधी जी के इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो वो लेके आना चाहते थे उसका उन्होंने विरोध कर दिया। तो जब ब्रिटिशर्स ने इस चीज को देखा कि जो बैकवर्ड क्लास है वो खुद भी गांधी जी के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है और वो खुद इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का विरोध कर रहा है, तो फिर उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को जब उन्होंने वापस लेने का फैसला किया तो उस दौरान तो उसके लिए उन्होंने फिर से एक पैक्ट साइन किया और गांधी जी के साथ उन्होंने मीटिंग की और कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से एक पैक्ट साइन किया और ये पैक्ट जाना जाता है हिस्ट्री में पूना पैक्ट के नाम से। पूना पैक्ट 1931। पूना पैक्ट 1931 उन्होंने गांधी जी के साथ कॉन्फ्रेंस में ये पूना पैक्ट साइन किया, जिस पूना पैक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि हम ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को तो हम पीछे ले रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को हम हटा रहे हैं, लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को तो हम हटा रहे हैं लेकिन हम सीट्स रिजर्व कर रहे हैं बैकवर्ड हिंदूज के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम तो हम हटा रहे हैं लेकिन हम सीट्स रिजर्व करेंगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो उस पे एक संधि, एक करार इस पूना पैक्ट 1931 के अंदर हुआ। और इसके बाद फिर 1932 में ये थर्ड राउंड टेबल हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी लीडर शामिल हुआ, इसको अटेंड किया, और ना ही इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो ये, लेकिन ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे डिस्कशन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन हुई, जैसे कि फ्रेंचाइज की जो प्रॉब्लम थी,
फ्रेंचाइज की प्रॉब्लम थी, फेडरल फेडरल एंड स्टेट फिनांस की जो प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर जो फिनांस था वो ज्यादातर फिनांस फेडरल गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश इंडिया थी, वो कलेक्ट करती थी और टैक्सेस के फॉर्म में, रेवेन्यूज के फॉर्म में वो कलेक्ट करते थे और स्टेट को कोई भी फिनांस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन गिरती चली जा रही थी। तो फेडरल एंड स्टेट फिनांस में फ्रेंचाइज पे इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें ये डिस्कशन हुआ था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन में एक वाइट पेपर, एक श्वेत पत्र, एक वाइट पेपर इशू किया गया था, एक वाइट पेपर इशू किया गया था, एक ब्लूप्रिंट इशू किया गया था, एक श्वेत पत्र इशू किया गया था 1932 में। और यही वाइट पेपर जो 1932 के थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इशू किया था, इसी ने बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए फाउंडेशन दिया था। तो एक जो नींव, एक जो बेसिस, एक जो फाउंडेशन जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए ये मिला था, और इसी वाइट पेपर के बेसिस पे फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कहां से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस करने का, पास करने का आइडिया इवॉल्व हुआ था। तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन था, उसके दौरान ये वाइट पेपर इशू किया गया था, ये ब्लूप्रिंट इशू किया गया था कि क्या क्या चेंजेस हम लाने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में, क्या क्या चेंजेस हम इंडिया के अंदर लाने वाले हैं। तो ये वाइट पेपर जो था, इसके थ्रू बेसिस फॉर्म किया गया था। तो हमने यहाँ पे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को देखा और अब हम देखते हैं, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो 2-3 टॉपिक्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं इसके बाद, तो उसको भी हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसे प्लान्स थे, जैसा कि आपको पता है 1942 से वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर सेकंड की जब शुरुआत हो गई थी तो ब्रिटिशर्स को ये डर था, ब्रिटिशर्स को ये भय था कि कोई रेवोल्यूशनरी एक्शन इंडिया के अंदर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिएट ना हो जाए। तो ये जो रेवोल्यूशनरी एक्शन का जो डर था, ये इसी डर की वजह से उन्होंने बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे मिशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, भेजे थे, और ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन थे। तो हमने देखा कि हम देख रहे हैं कि 1942 से 1946 के बीच में, 1942 से 1946 के बीच में कई सारे प्लान, कई सारे मिशंस इंडिया में आए, और उनके आने का मकसद क्या था? उनके आने का मकसद कोई डेवलपमेंट, कोई चेंजेस, कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का मकसद नहीं था, बल्कि मकसद था लोग भारत की जनता को गुमराह करने का, बल्कि मकसद था भारत की जनता को उन मिशंस में, उन प्लान्स में उलझा के रखने का। तो हमने देखा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है 1942 में, तो इस दौरान पे एक पहला जो मिशन 1942 में लाया जाता है, वो पहला मिशन हमारा लाया जाता है क्रिप्स मिशन। तो ये क्रिप्स मिशन जो हमारा पहला लाया जाता है 1942 में, तो इस क्रिप्स मिशन के अंदर ये क्रिप्स मिशन लाया जाता है। तो इस क्रिप्स मिशन 1942, तो ये क्रिप्स मिशन 1942 में लाया जाता है। तो इसको सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लेकर के इंडिया में आते हैं, और ये जो ये मिशन लेकर के आते हैं, तो ये ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के मेंबर थे। ये जो हमारे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स,
तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये ब्रिटिश वॉर कमीशन कैबिनेट के मेंबर थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में वॉर से रिलेटेड वॉर के दौरान वो डिसीजंस ले रही थी, जो एक इम्पोर्टेंट बॉडी थी, ये उसके मेंबर थे। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वो कॉन्स्टिट्यूशन एक मिशन लेकर के आते हैं, जिसको क्रिप्स मिशन 1942 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के अंदर वो कहते हैं कि वो इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, और इस मिशन के अंदर उन्होंने इसी ड्राफ्ट की बात की थी कि हम इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का हम ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं। और लेकिन उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्ट था, इसके अंदर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंट्रोल जो होगा वो इंडिया पे बरकरार रहेगा, ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया पे बरकरार रहेगा। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट के अंदर ये उन्होंने बात कही थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया के लिए बनाएंगे। और लेकिन क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है, इसलिए ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया पे कंटिन्यू रहेगा, ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया पे बरकरार रहेगा। और जब उन्होंने ये बात कही थी तो हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ये आपको पता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्ण स्वराज की मांग थी, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग थी, उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये डिनाई करने की कोशिश कर रहे थे इस मिशन के अंदर। तो मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही इस मिशन का विरोध किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों ने ही इस मिशन का विरोध किया, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया पे थोपना चाहते थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया पे लागू करना चाहते थे, इसमें कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल जो होता है वो ब्रिटिश कंट्रोल ही होता है इंडिया पे। और कहीं ना कहीं ये वॉर के मूवमेंट में इंडियन सिटीजन्स के माइंड को डाइवर्ट करना, ताकि वो कोई रेवोल्यूशनरी एक्शंस ना उठाएं, ताकि वो कोई विद्रोह ना खड़ा कर दे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन को नुकसान हो और साथ ही साथ इंडिया भी उनके हाथ से निकल जाए। तो एक ये प्लान था क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद में वाइसकाउंट वोवेल जो कि उस समय पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1945 में। तो दूसरा जो हमारा प्लान आता है, जो इम्पोर्टेंट प्लान हमारा आता है, वो वोवेल प्लान आता है। तो वोवेल प्लान 1945 में आता है। 1945 में ये प्लान सर वाइसकाउंट वोवेल इस प्लान को लेकर के आते हैं, और इस प्लान के अंदर में उन्होंने कहा था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की उन्होंने बात कही थी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस के लिए बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके अंदर वाइसरॉय, कमांडर इन चीफ और इंडियन मेंबर्स, ये तीनों ही होंगे। तो वोवेल प्लान 1947 जो था, इनको इसके अंदर में वाइसकाउंट वोवेल ने ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेंजेस और कुछ बदलाव की बात उन्होंने कही थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अब जो हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना चाहते हैं उसमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया, साथ ही साथ में जो हमारे आर्मी के जो कमांडर इन आर्मी और नेवी के जो कमांडर इन चीफ हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया के, वो भी इसका मेंबर होंगे। और कमांडर इन चीफ के साथ साथ हम कुछ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मौका देंगे, ऐसा उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मौका यहाँ पे देंगे। तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब जो हम बनाएंगे उसमें हम इंडियंस को भी शामिल करेंगे, उसमें हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे, और साथ ही साथ जो हमारे कमांडर इन चीफ होंगे वो भी शामिल होंगे। और उन्होंने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी वो
अब दोनों ही स्तर पे होगी, मतलब कि फेडरल लेवल पे भी, मतलब यूनियन लेवल पे भी होगी और स्टेट लेवल पे भी होगी। तो हम दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, एक हम फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे और सभी स्टेट्स के लिए हम स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल रखा था वेबर प्लान 1945 के अंदर, और मकसद वो साफ था, मकसद वही था कि इंडियंस को इन चीजों में उलझा के रखना है ताकि वो जो उनकी रियल डिमांड है वो उस पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वो उस डिमांड को ना उठा पाए, और वो इसी डिस्ट्रक्शन में, इसी उलझन में वो फंसे रह जाएं ताकि वो पीरियड जो है वॉर का वो निकल जाए और किसी भी तरीके का कोई रेवोल्यूशन क्रिएट ना हो। लेकिन इस वेबर प्लान 1945 को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था और प्रोटेस्ट भी हुए थे, जिसके बाद ये वेबर प्लान 1945 भी वापस ले लिया गया था। तो अभी हमने ये दो प्लान हमने देखे, एक हमने देखा कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया, ठीक है, उसके बाद हमने देखा 1945 में वेबर प्लान आया, क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे, जबकि वेबर प्लान 1945 सर वेस्टकाउंट वेबर लेकर के आए थे जो उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का 1942 के प्लान में क्रिप्स मिशन में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए ड्राफ्ट करने का ऑफर दिया था, और वेबर प्लान 1945 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेंजेस के ऑफर दिए थे, जिसके अंदर मेनली उन्होंने कहा था कि अब हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तीनों को ही हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखेंगे और अथॉरिटी हम तीनों को ही प्रोवाइड करेंगे, और फेडरल लेवल पे मतलब कि यूनियन लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे, मतलब केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे, हम दोनों ही स्तर पे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये जो गठन था, इसके पीछे का मेन मोटिव था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान में इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको, इंडियन लीडर्स जो हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि कोई रेवोल्यूशन, कोई नया रेवोल्यूशन क्रिएट ना हो जाए। अब इसके बाद में हम एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान देखते हैं। प्लान की बजाय वो एक मिशन के फॉर्म में वो आया था और जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में वर्ल्ड वॉर सेकंड अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड कंक्लूड हो गया था अगस्त 1945 में, और फरवरी 1946 में फेब 1946 में ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें लेबर पार्टी की गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट में आ रही थी और वो मेजॉरिटी में आ रही थी। तो फेब 1946 में लेबर पार्टी गवर्नेंस में आई, लेबर पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की ब्रिटेन में। तो ये गवर्नमेंट उन्होंने 1946 में जब अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड कंक्लूड हुआ, इसके बाद ब्रिटेन में 1946 में इलेक्शंस हुए। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी वहां पे गवर्नमेंट में आ गई, और फिर जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसकी जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के कुछ मेंबर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को, जो लेबर पार्टी ने गवर्नमेंट वहां पे नई सरकार बनाई थी, उस नई सरकार की जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को, तीन महत्वपूर्ण सदस्यों को कैबिनेट मिशन के नाम से, कैबिनेट मिशन 1946 लेकर के, कैबिनेट मिशन 1946 लेकर के इंडिया में भेजा गया था। तो ये कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में 1946 में। ये मार्च 15 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। 15 मार्च 1946 को
कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। और इस कैबिनेट मिशन के अंदर इस कैबिनेट मिशन का जो पर्पस था, वो ब्रिटिशर्स ने जो पर्पस बताया था, वो पर्पस ये था कि वो इंडियन लीडर्स से बात करना चाहते थे और इंडियन लीडर्स के साथ वो डिस्कशन करना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे भी एक मोटिव उनका यही था कि कोई रेवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एग्जैक्टली उसके जस्ट बाद कोई रेवोल्यूशन क्रिएट ना हो, कोई रेवोल्यूशनरी एक्शन क्रिएट ना हो, इसके लिए उन्होंने ये कैबिनेट मिशन इंडिया में मेन पर्पस उनका था कि ये कैबिनेट मिशन इसी पर्पस के लिए उन्होंने भेजा था। हालांकि इस वक्त तक ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर की, अब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के खत्म होने का वक्त धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि रेवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो था वो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे इंडिया में होने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ में आने लगा था कि अब हम भारत पे एक लंबे समय तक राज नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से उन्होंने ये कैबिनेट मिशन 1946 15 मार्च 1946 को एक प्रयास के तौर पे उन्होंने इंडियन लीडर्स से कन्वर्सेशन करने के लिए, डिस्कोर्स करने के लिए इंडियन लीडर्स से उन्होंने ये कैबिनेट मिशन 1946 यहाँ पे भेजा था। तो ये कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आया तो इसने शिमला में, जिसको हम शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, तो शिमला में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के ही लीडर्स से इन्होंने मुलाकात की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनके साथ ये कैबिनेट मिशन के जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने बैठ करके इस वार्ता को अंजाम दिया। इस वार्ता को उन्होंने किया और इस वार्ता के बाद में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को, इस कैबिनेट मिशन ने 16 मई 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना डिसीजन रखा। कैबिनेट मिशन ने इस डेट पे अपना डिसीजन सबमिट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, इस कैबिनेट मिशन का भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, बहुत ही इसको बहुत ही कंडेम किया गया था। और 16 मई 1946 को जब भी इन्होंने अपना एक डिसीजन रखा और उस डिसीजन में इन्होंने कहा कि सभी लोगों से बात करने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिला है, ये 3 पॉइंट कंक्लूजन, ये 3-4 पॉइंट कंक्लूजन मिला है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट मिशन जब 1946 में इंडिया में आया तो उसने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स से जब उन्होंने मुलाकात की, जब उनके साथ उन्होंने वार्ता की शिमला में, तो उसके बाद 16 मई 1946 को उन्होंने अपना डिसीजन रखा। और 16 मई 1946 को जब उन्होंने अपना डिसीजन अनाउंस किया तो उस दौरान पे उन्होंने पहला डिसीजन ये अनाउंस किया कि हम ब्रिटिश यूनियन ऑफ इंडिया को हम एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ब्रिटिश इंडिया होगा और इंडियन स्टेट होंगे। तो इन्होंने पहला जो अपना डिसीजन रखा, तो इन्होंने पहला डिसीजन में अपने कहा कि ब्रिटिश इंडिया होगा और इंडियन स्टेट होंगे। और प्रोविंशियल स्टेट्स को इन्होंने अलग किया, बोला कि प्रोविंशियल स्टेट्स भी होंगे, प्रोविंशियल स्टेट्स भी होंगे इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया होगा, इंडियन स्टेट्स होंगे, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा, और प्रोविंशियल स्टेट जो होगा वो अलग होगा, वो सेपरेट होगा। ये दोनों यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा होंगे और इसके अलावा प्रोविंशियल स्टेट्स होंगे, प्रिंसली स्टेट्स होंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारा डिफेंस होगा,
जो हमारा फॉरेन अफेयर्स होगा और कम्युनिकेशन होगा, तीन चीजों को इन्होंने कहा था कि ये यूनियन ऑफ इंडिया के पास होगा, मतलब ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट के पास होगा। पहला था हमारा डिफेंस, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स के पास होंगे। डिफेंस के बाद में फॉरेन अफेयर्स के जो भी मैटर्स होंगे वो फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स भी ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स के पास होंगे। अगर हम कहें तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो इनका मोटिव था उनके पास होंगे। और तीसरा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो भी ब्रिटिश इंडिया के पास में होंगे। और रेस्ट ऑफ द मैटर्स जो होंगे, बाकी के जो बचे हुए मैटर्स होंगे, रेस्ट ऑफ द मैटर्स वो प्रोविंशियल स्टेट्स के पास में होंगे। तो पहला जो इन्होंने अपना प्रपोजल रखा था अपने डिसीजन में, वो इन्होंने कहा था कि हम एक यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म करेंगे। उस यूनियन ऑफ इंडिया में ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स होंगे और उसके अलावा एक प्रोविंशियल स्टेट का प्रोविजन होगा जिसमें प्रोविंशियल स्टेट्स होंगे, लेकिन वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। यूनियन ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल स्टेट्स ये दो होंगे। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडिया होगा और इंडियन स्टेट्स होंगे। और इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया के पास में डिफेंस का जो भी मैटर्स हैं, जो डिपार्टमेंट है वो होगा। फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर्स, जो डिपार्टमेंट हैं वो होंगे। कम्युनिकेशन के जो मैटर्स हैं, जो डिपार्टमेंट हैं वो होंगे। और रेस्ट ऑफ द मैटर्स जो होंगे वो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स प्रोविंशियल स्टेट्स के पास में होंगे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये जो यूनियन ऑफ इंडिया ये बनाएंगे और इसके बाद जो ये प्रोविंशियल स्टेट्स होंगे इन दोनों के ही अपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के लिए एक संविधान गठित किया जाएगा, एक संविधान बनाया जाएगा और प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए एक अलग संविधान बनाया जाएगा। तो जो दूसरा प्रपोजल इन्होंने दिया था वो यही दिया था कि यूनियन ऑफ इंडिया के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा और प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये इनका सेकंड प्रपोजल था। और इसके बाद में जो इनका थर्ड प्रपोजल था उसमें इन्होंने कहा था कि थर्ड प्रपोजल में इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे इस पर्पस के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी इस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। जो हम यूनियन ऑफ इंडिया के लिए संविधान रचना चाहते हैं, गठित करना चाहते हैं, और जो हम प्रोविंशियल स्टेट के लिए संविधान अलग से रचना चाहते हैं, गठित करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ही सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अलग संविधान सभा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे। तो ये इन्होंने अगला प्रपोजल रखा था। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि अगला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रपोजल था इनका, वो इनका था कि उसके बाद में हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। आगे में इसी वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ पावर, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी, इन दोनों ही प्रोविजंस को हम इन दोनों ही टॉपिक्स को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में उन्होंने इस कैबिनेट मिशन के अंदर उन्होंने बात की थी कि इसके बाद हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया जो है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस को अपना ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। तो अगर हम देखें इनके जो मेन प्रोविजंस जो इनके डिसीजन से निकल के आए, अगर हम उनको देखते हैं तो पहला कैबिनेट मिशन 1946 ने जब कैबिनेट मिशन 1946 ने जब डिसीजन अपने रखे शिमला में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स से मुलाकात के बाद में, तो उन्होंने सबसे पहला प्रोविजन ये रखा कि हम एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे और प्रोविंशियल स्टेट्स को हम उससे अलग करेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया में ब्रिटिश इंडिया रहेगा और कुछ इंडियन स्टेट्स रहेंगे और प्रोविंशियल स्टेट्स उनसे अलग रहेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया जो होगा
जो मेन इंपॉर्टेंट गवर्नेंस एस्पेक्ट हैं, जो गवर्नेंस के लिए सबसे जरूरी प्रमुख चीजें हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों को ही हम यूनियन ऑफ इंडिया के हाथ में रखेंगे और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स जो भी है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, लैंड लॉ से रिलेटेड हो, तो ये जो अफेयर्स होंगे वो हम किनको देंगे, प्रोविंशियल स्टेट्स को ये अफेयर्स हम डील करने के लिए देंगे। एक प्रपोजल इनका ये था। अगला प्रपोजल इनका ये था कि जब हम यूनियन ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल स्टेट्स बनाएंगे तो उसके लिए हम यूनियन ऑफ इंडिया के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इंडियन स्टेट्स के लिए हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एक प्रोविजन इनका ये था। और उस पर प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये प्रोविजन था। और ब्रिटिश इंडिया के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये प्रोविजन था इनका। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हम बनाएंगे, वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स आते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए उनका एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको ड्राफ्ट करने के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। और जो हमारे प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। और इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे और उन्होंने पूरी क्लियरिटी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज मेंशन नहीं किया कि वो इलेक्टेड मेंबर्स कैसे आएंगे, उनके इलेक्शंस के क्या क्राइटेरिया होंगे और उसमें कितना शेयर इंडियन लीडर्स का होगा, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स का होगा। तो अगला पॉइंट इनका यही था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाएंगे, दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाएंगे। ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स के लिए एक बनाएंगे जिसको हम यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर रखते हैं, और एक प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए हम अलग बनाएंगे जिसको हम रेस्ट ऑफ द मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर से डील करने का राइट हम देते हैं, लेकिन वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो ये इस पॉइंट के बाद में इन्होंने कहा कि जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पावर यहाँ से हम ये हमने 3 प्लान देखे। एक हमने क्रिप्स मिशन देखा, क्रिप्स मिशन 1942 पे हमने डिस्कशन किया। उसके बाद वाइसकॉम वेवेल ने जो प्लान लाया था 1945 में, उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद में जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रपोजल रखे थे, वो हमने डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के डिसीजन आ जाने के बाद में जो ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके बाद लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी होती है, जिसके बाद एक स्पेशल एक्ट लाया जाता है, उस एक्ट तक ही पहुंचने के लिए हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसको हमने आपको पिछले ही वीडियो में बोला था कि हम उसके बेसिस के बारे में हम बात करेंगे, हम उसके हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे वहां तक हम पहुंचे। और वो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक फाउंडेशन जानने के लिए ही हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो इसके अंदर हमने क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन, इन तीनों को ही हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद में हम ट्रांसफर ऑफ पावर देखते हैं। तो पहली बार ट्रांसफर ऑफ पावर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बिगिनिंग पॉइंट है, वो माना जाता है, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर एंड लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी। ट्रांसफर ऑफ पावर, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी, तो ये 2 टॉपिक्स हैं। और हम इसको साथ में क्यों लिख रहे हैं या साथ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी वैसे ही लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी हो जाएगी। पैरामाउंटेसी का मतलब है एक साम्राज्य, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी का मतलब है उस साम्राज्य का ध्वस्त हो जाना, उस साम्राज्य का रिमूव हो जाना, उस साम्राज्य का डिस्ट्रॉय हो जाना। तो हम यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी
उसका लैप्स कैसे हुआ, और ट्रांसफर ऑफ पावर की जो प्रोसेस था वो क्या हुआ, वो प्रोसीजर क्या था जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। तो कैबिनेट मिशन के डिसीजन आ जाने के बाद 1947 में 20 फरवरी 1947, ये जो डेट है 1947, 20 फरवरी 1947, ये 20 फरवरी 1947 की जो डेट है, इस डेट को स्टार्टिंग पॉइंट या फिर बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर माना जाता है। तो 20 फरवरी 1947 को स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है, क्योंकि ये वो डेट है 20 फरवरी 1947 को ही हिज मैजेस्टी की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश क्राउन की जो गवर्नमेंट थी, उसने ये डिक्लेयर किया था, हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि जून 1948 तक, जून 1948 तक हम ब्रिटिशर ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे टू दी इंडियंस। हम पूरी तरीके से जून 1948 तक, जून 1948 तक हम ट्रांसफर ऑफ पावर्स इंडियंस के हाथ में कर देंगे। ये हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट ने 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर किया था ब्रिटेन से। लेकिन इसके पीछे भी इन्होंने ये बात इन्होंने रखी थी कि कैबिनेट मिशन की जो मई 1946 में जो कैबिनेट मिशन का जो डिसीजन आया था, मई 1946 में 16 मई 1946 को जो डिसीजन आया था, हम इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। तो 20 फरवरी 1947 को हिज मैजेस्टी की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश क्राउन की गवर्नमेंट थी, उसने ये डिक्लेयर किया कि हम जून 1948 तक ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, इंडियंस के हाथ में ट्रांसफर ऑफ पावर हम कर देंगे, हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? 16 मई 1946 का जो डिसीजन है, कैबिनेट मिशन का जो डिसीजन है, कैबिनेट मिशन का 16 मई 1946 का जो डिसीजन है, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? बाद में इन्होंने ये किया कि इसी दौरान डेट उन्होंने दिया जून 1948 का कि हम इस डेट तक ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक नई चाल खेली और इसी दौरान उन्होंने एक नई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उन्होंने, आपको पता ही होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने यहाँ पे इंडिया में भेजा और दो प्लान वो लेके आए। पहला प्लान वो लेके आए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर दूसरा प्लान फिर वो लेके आए, उसको जून प्लान के नाम से जाना जाता है, जून प्लान के नाम से उसको जाना जाता है। और ये जो जून प्लान को लेके आए थे, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जो अगले वीडियो में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। जो लॉर्ड माउंटबेटन जो प्लान लेके आए थे, तो दो बार वो प्लान लेके आए थे और पहले प्लान को रिजेक्ट किया गया था, फिर उसके बाद वो दूसरी बार प्लान लेके आए थे। और उनको इंडिया भेजने का जो मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो यही मोटिव था कि पीसफुल तरीके से, एक स्मूथ तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर की जा सके, और जिससे कि ब्रिटिशर्स आसानी से इंडिया को छोड़ के जा सकें। और कहीं ना कहीं उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी थी कि वो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना नहीं चाहते थे आगे। वो चाहते थे कि एक लंबे समय तक इंडिया अपने सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज में उलझा रहे, और इसके लिए वो कुछ कॉन्स्पिरेसी के साथ में उन्होंने माउंटबेटन को इंडिया में भेजा था। और तो इन दोनों ही प्लान्स में हम डिस्कशन करेंगे। कैबिनेट प्लान के बाद में जो हमारा जून मिशन आया था, जो जून प्लान आया था, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन
उन्होंने अगस्त 15 1947 को 15 अगस्त 1947 को तो ब्रिटिशर्स ने ये 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि अब हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे और जून 1948 तक हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। और वो ट्रांसफर ऑफ पावर हम 16 मई 1946 को जो कैबिनेट मिशन का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। लेकिन इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को ठीक है ये अगस्त 1900 उसी दौरान ही 15 अगस्त 1947 को उन्होंने इंडिया को 2 डोमिनियन में डिवाइड करने का फैसला कर लिया था कि 15 अगस्त 1947 से हम इंडिया को यूनियन ऑफ इंडिया को 2 डोमिनियन में डिवाइड कर देंगे। और इसके लिए इसी पर्पस से उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जो 2 डोमिनियन क्रिएट करने की अपनी मंशा रखी थी उसी के लिए उन्होंने अगस्त में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया। तो उन्होंने अगस्त 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो था वो जून 9 प्लान जो था लॉर्ड माउंटबेटन का उसके बाद में ही ये इंडियन इंडिपेंडेंस उसके थ्रू ही ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंट्रोड्यूस किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये एक्ट पास किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन के इंडिया में आने के बाद ये एक्ट इंडिया पे लागू किया गया। इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस रखे गए कि 15 अगस्त 1947 से इंडिया जो है वो 2 डोमिनियंस में डिवाइड हो जाएगा इंडिया। और 15 अगस्त 1947 से इंडिया 2 डोमिनियन में डिवाइड हो जाएगा जिसमें एक डोमिनियन आपका इंडियन डोमिनियन होगा और दूसरा डोमिनियन जो होगा वो आपका पाकिस्तान डोमिनियन होगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी थी वो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू इंडिया से जाते जाते ट्रांसफर ऑफ पावर करते करते उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू ये पॉलिसी इंडिया पे इम्प्लीमेंट कर दी। और ये पॉलिसी को इंडिया पे इम्प्लीमेंट करके चले गए जिसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन में डिवाइड हो गया और डिवीजन हो गया। और डिवीजन के दौरान जो घटनाएं हुई उन घटनाओं से तो आप अवगत होंगे ही। तो इसी दौरान उन्होंने अब हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर उन्होंने एक प्रोविजन तो ये लाया ही था कि जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया को हम 2 सेपरेट डोमेनियंस में डिवाइड कर देंगे जिसमें एक इंडियन डोमेनियन होगा और एक पाकिस्तान डोमेनियन होगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि इन दोनों ही डोमेनियन के सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। इंडियन डोमेनियन की और पाकिस्तान डोमेनियन की दोनों की ही सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, दोनों की ही अपनी संविधान सभा होगी। और इस डिमांड को लेके कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की भी ये डिमांड कुछ समय पहले से लगातार चली आ रही थी, जिसकी वजह से ये आइडिया ब्रिटिशर्स के माइंड में डेवलप हुआ कि हमें एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडियन और पाकिस्तान डोमेनियन इन 2 सेपरेट डोमेनियन को क्रिएट करके हमें ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो फ्यूचर में स्लो रहे। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं धीमी रहे। और इससे उभरने में इनको थोड़ी कुछ वक्त, इनको कुछ साल, इनको कुछ सदी इनको लगे। और इसी मोटिव, इसी पर्पस के साथ में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को
इंट्रोड्यूस किया था। तो इंडियन और पाकिस्तान डोमिनियन दो सेपरेट डोमिनियन के दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ऐसा इन्होंने प्रोविजन रखा था। और इसके साथ में इन्होंने प्रोविजन रखा था कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दो गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे। एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा इंडियन डोमिनियन के लिए और एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा पाकिस्तान डोमिनियन के लिए। तो इन्होंने ये प्रोविजन रखा था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करेगी, तब तक इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन में गवर्नेंस करने के लिए, एक तरीके से सर्विलांस के लिए, एक तरीके से नजर रखने के लिए दो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि अगला जो प्रोविजन इन्होंने इसके साथ साथ रखा था, वो प्रोविजन इन्होंने रखा था कि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 के बाद या इस डेट से ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी कानून इंडियन डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन पे तब तक लागू नहीं होगा जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस एक्ट को या उस एक्ट को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगी उसको इम्प्लीमेंट करने का अप्रूवल नहीं देता है। जब तक जो दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, जो दो अलग संविधान सभा बनाई गई है इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन के लिए, उन दोनों ही डोमिनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी के बिना, उनके अप्रूवल के बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया गया कोई भी कानून 1947 15 अगस्त 1947 और उसके बाद इंडियन डोमिनियन या फिर पाकिस्तान डोमिनियन पे लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज सोवरेन होंगी। मींस इंडियन डोमिनियन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन डोमिनियन के लिए हर तरीके के फैसले लेने के लिए आजाद होगी, सोवरेन होगी और उसका ही जो फैसला होगा वही मान्य होगा, वही वैलिडेट होगा। तो इन्होंने, और जो पाकिस्तान डोमिनियन के लिए जो सोवरेन अथॉरिटी होगी वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट की जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां के लिए उन पाकिस्तान डोमिनियन के लिए फैसले लेने के लिए सोवरेन होगी। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि इंडियन डोमिनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन डोमिनियन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पाकिस्तान डोमिनियन के ऊपर किसी भी तरीके का लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, और जो पाकिस्तान डोमिनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इंडियन डोमिनियन के ऊपर किसी भी तरीके का लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। तो इन्होंने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया हर एस्पेक्ट पे। इंडिया एक यूनियन ऑफ इंडिया, जो एक संयुक्त भारत था, उसको इन्होंने हर स्तर पे दो हिस्से में बांट दिया, इंडिया में और पाकिस्तान में, दो डोमिनियन में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम कर देती, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम कर देती, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही डोमिनियन के, चाहे वो इंडियन डोमिनियन हो और या वो पाकिस्तान डोमिनियन हो, जब तक इन दोनों ही डोमिनियंस के अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाते हैं, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही प्रोविजंस इन दोनों डोमिनियंस पे एप्लीकेबल रहेंगे। और इन चीजों को देखने के लिए ही गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस लागू रहे वहां पे, जब तक दोनों के डोमिनियंस में अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाते। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कि अगस्त 1947 में आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। जून 9 का जो प्लान था लॉर्ड माउंटबेटन का, उस प्लान के थ्रू ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करके इंडिया में इंप्लीमेंट कराया गया था। और
इसके थ्रू दो डोमिनियंस में डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी। फिर हमने देखा कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज सोवरेन तो होंगी, बट उनके ऊपर भी गवर्नर जनरल होंगे दो, जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अपना काम पूरा नहीं कर लेती, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर देती, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट एंड फ्रेम नहीं कर देती। और जब तक नहीं ड्राफ्ट होता है तब तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे। ऐसा भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने ऐसे भी प्रोविजंस दिए थे। तो हमने ये कुछ प्रोविजंस देखे। इसके पहले अगर हम देखें तो हमने अपने पिछले वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे एक डिटेल डिस्कशन किया था। इसके बाद सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने इंपोर्ट या अडॉप्ट किए थे अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो यूएस के बिल ऑफ राइट्स हो या यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कैबिनेट सिस्टम हो, ये जो हमने फॉर्म किया था, ये जो हमने अडॉप्ट किया था, उसके ऊपर हमने डिटेल चर्चा की है। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर हमने कहा था कि हम आपसे एक डिस्कशन करेंगे। तो उस डिस्कशन तक पहुंचने के लिए हमने आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग से हमने आपको तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताया, नमक सत्याग्रह के बारे में जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया, और साथ ही साथ में हमने इसके बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके बाद में हमने वो कुछ मिशन, कुछ प्लान्स देखे जिसने ट्रांसफर ऑफ पावर की नींव रखी, ट्रांसफर ऑफ पावर की फाउंडेशन रखी, और उसको उन अलग अलग प्लान्स को लाने के पीछे ब्रिटिशर्स की मंशा क्या थी, ये भी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद में हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कही गई थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ वो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया। और इंडियन और लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी की जो बात है, तो लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी के लिए इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी हो जाएगी। 15 अगस्त 1947 जिस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया में लागू होगा, उसी दिन से ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो इंडिया में खत्म हो जाएगा, और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का बनाया कोई भी कानून इंडिया पे लागू नहीं होगा। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी डिसीजन इंडिया पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। इंडिया को उन्होंने दो पार्ट में बांटा, इंडियन डोमिनियन, पाकिस्तान डोमिनियन, और दोनों भी डोमिनियन को कहा कि ये सोवरेन है, ये इंडिपेंडेंट है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ही अपना काम करेगी। हालांकि ऊपर से दो गवर्नर जनरल इन्होंने एक इंडिया और एक पाकिस्तान डोमिनियन के लिए इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के थ्रू रख दिए थे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कंप्लीट किया, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को हमने अडॉप्ट किए, इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान के कुछ प्रोविजंस को, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमने अडॉप्ट किया, और फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को फाइनली, जिस दिन पे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस डेट पे हमने 26 जनवरी 1950 को हमने फुल फ्लेज प्रोविजंस जो थे, फुल फ्लेज कंटेंट्स जो थे, हमारी संविधान सभा ने जो बनाए थे, भारतीय संविधान सभा ने जो बनाए थे, उसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के फुल फ्लेज प्रोविजंस को हमने अडॉप्ट किया। तो इसलिए हम 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को पहली बार हमने संविधान के कुछ प्रोविजंस, जैसे इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस, हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिए थे। सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिए थे। तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आगे की आधारशिला रखने के लिए, जो आगे का फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए जरूरी थे, वो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर दिए थे। और जो हमारी पहला जनरल इलेक्शन हमारा जो पहला होता है, जो पहला आम चुनाव होता है, वो 1951-52 में होता है।
और इस 1951-52 के इलेक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहला जनरल इलेक्शन हमारा 1951-52 में होता है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फुल फ्लेज तरीके से अडॉप्ट कर लेने के बाद में, तो ये प्रोविजंस हमने देखे हैं। तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे कुछ प्रोविजंस, तो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे पूरा डिटेल्ड डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे, जिसके अंदर हम सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस किस तरीके से काम किया, किस किस तरीके से उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया, उसमें किसके क्या ओपिनियंस थे, और तमाम जितने भी डिटेल डिस्कशन है वो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड अपनी अगली वीडियो में जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अपनी राय, अपने जो भी सुझाव हो, अपनी राय हो, वो हमें अवश्य पहुंचाते रहें। और इस तरीके से इन वीडियो से जो आपको नॉलेज मिलती है, या अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो उस बारे में भी हमें बताएं। और अगर आप इन वीडियोस को नहीं पसंद कर रहे हैं तो इन वीडियोस में क्या कमी है, इन वीडियोस में कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और रिसर्च की जरूरत है, क्या और नॉलेज की जरूरत है, क्या और थियरी की जरूरत है, और डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत है, इस बारे में आप हमें जरूर बताएं। और क्योंकि ये हमारा दूसरा ही वीडियो है, तो समय के साथ साथ आपको और भी ज्यादा अपडेटेड वीडियो मिलेगा। और इसी मकसद के साथ में एक टीम जो भी काम कर रही है, दी लॉ लाइब्रेरी इंडिया की टीम, जिसके अंदर कई सारे सदस्य हैं और कई सारे मेंबर्स मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। और उस काम को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, आपके सामने उस चीज को मैं पहुंचाता हूँ। तो अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को पसंद करने के लिए। इसी तरीके से इस वीडियो को देखते रहें, पसंद करते रहें। इस लेक्चर सीरीज को आगे भी आपको तमाम लेक्चर सीरीज लॉ टॉपिक से रिलेटेड, लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ये सभी वीडियोस आपको तमाम लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपका जन आधार, आपका समर्थन बहुत जरूरी है। तो जुड़े रहें और समर्थन दें। और अगर हमारे किसी भी तरीके के परिवर्तन की जरूरत है, किसी भी तरीके के बदलाव की जरूरत है, अगर हमें और अपग्रेड होने की जरूरत है, तो उस बारे में भी आप हमसे खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि हमें क्या बदलाव करने चाहिए। और आप वीडियोस को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने रिव्यूज जरूर हम तक पहुंचाएं। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं, परिवर्तन की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत है, या आपको और किन सब्जेक्ट पे और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। आपके पसंद के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, या जिस भी सब्जेक्ट टॉपिक्स पे लॉ रिलेटेड आप क्लियरिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियोस उन पे एक लेक्चर सीरीज शुरुआत हो, तो उस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और इस वीडियो में भी हमारे दो इम्पोर्टेंट रिसर्चर्स, मिस्टर एडवोकेट एस.के. पांड्या एंड एडवोकेट स्वाति रंजन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और एक प्रॉपर रिसर्च जो आप देख रहे हो, जो आप डेटा, जो आप फैक्ट्स देख रहे हो, वो मेरे साथ साथ हमारे और भी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने इन डेटा को कलेक्ट किया है। और इस पे फिर हमने ये डेटा आपके सामने में प्रेजेंट किया है। तो हमसे जुड़े रहें और अपने जो भी सुझाव हों, अपने जो भी आपके तर्क हों, सुझाव हों, जो भी आप हमसे संवाद करना चाहते हैं, जो भी आप हमसे बात कहना चाहते हैं, वो आप जरूर हम तक पहुंचाएं। और इसी तरीके से हमें जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको, और बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तभी आपको लगातार जो वीडियोस आती रहेंगी वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको मिलती रहेंगी। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर का दिन आ रहा है, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है। तो हम इस पे एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम गांधी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड हम
बात करेंगे, और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो को भी आप अपना जन समर्थन, अपना प्यार, अपनी स्वीकृति देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए दी लॉ लाइब्रेरी इंडिया। जय हिंद।